आज हम आपको बताने वाले हैं उभयलिंगी पुष्पों के बारे में। ये ऐसे पुष्प होते हैं जिसमें नर और मादा जो जननांग होते हैं वो एक ही पुष्प में पाए जाते हैं। आइए हम नर और मादा जननांग को ठीक प्रकार से समझते हैं और पुष्प की संरचना सीखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो पुष्प होता है, पुष्प में एक डंठल होता है। उस डंठल के ऊपर की जो संरचना होती है उसको हम पुष्पासन कहते हैं। इस पुष्पासन पर ही पुष्प रखा हुआ होता है और ये पुष्पासन के ऊंचे ये पाया जाता है अंडाशय, और ये अंडाशय ही बाद में विकसित होकर के पुष्पासन के साथ में फल में बदल जाता है। और इसमें दलपुंज पाए जाते हैं, बाह्य दलपुंज पाए जाते हैं, स्त्री केसर पुंकेसर पाए जाते हैं। और ये तमाम प्रकार की संरचनाएं जो होती हैं, ये संरचनाओं को हम खास करके दो भागों में आपको बताने वाले हैं, एक स्त्री केसर और एक पुंकेसर। आइए हम इसे जानते हैं। सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ पर एक संरचना जो बना रखी है, इसमें ये जो संरचना दिखाई दे रही है, ये संरचना, इस संरचना को हम पुंकेसर कहते हैं। और ये जो संरचना दिखाई दे रही है, ये संपूर्ण संरचना स्त्री केसर कहलाती है। इसके तमाम भाग भी होते हैं, उस भाग को भी हम समझेंगे। सबसे पहले हम इधर से देखते हैं। इस संरचना को हम परागकोश कहते हैं, और ये परागकोश जिस तंतु से लगा हुआ होता है इसे हम पुतंतु कहते हैं। परागकोश को अंग्रेजी में एंथर कहते हैं, पुतंतु को अंग्रेजी में हम फिलामेंट कहते हैं। ये फिलामेंट है। और ये परागकोश और पुतंतु ये दोनों मिलकर के बनाते हैं पुंकेसर को, अर्थात पुंकेसर पुतंतु और परागकोश से मिलकर के बना होता है। पुंकेसर के समूह को हम पुमंग कहते हैं। अब इसके बाद में हम देखेंगे, ये जो संरचना होती है इसको हम दल कहते हैं। दल क्या होती है? पंखुड़ी होती है। इस पंखुड़ी को अंग्रेजी में हम पेटल कहते हैं। और पंखुड़ी एक पुष्प में तमाम होती हैं, तो उस पंखुड़ियों के समूह को हम दल पुंज कहते हैं। और दल पुंज को अंग्रेजी में हम कहते हैं कोरोला। कोरोला मीन्स दल पुंज। उसके बाद में ये संरचना जो आप देख रहे हैं, ये संरचना हमारी बाह्य दल है। बाह्य दल को अंग्रेजी में हम सेपल कहते हैं। और जब एक से अधिक बाह्य दल आपस में मिलते हैं, यानी एक पुष्प में एक से अधिक बाह्य दल हो सकते हैं, तो उसे हम बाह्य दल पुंज कहते हैं। और अंग्रेजी में हम कहते हैं कैलिक्स। ठीक है। और इसके बाद में हम ये देख रहे हैं संरचना, ये है पुष्पासन की। ये पुष्पासन वही संरचना है जिस पर पुष्प रखा हुआ होता है। पुष्पासन शब्द से ही समझ सकते हैं। पुष्प मीन्स पुष्प, आसन मतलब बैठने वाला, अर्थात ऐसी संरचना जिस पर पूरा पुष्प रखा हुआ होता है, उस संरचना को हम कहते हैं पुष्पासन। पुष्पासन को अंग्रेजी में हम कहते हैं थैलेमस। ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये परागकोश की संरचना है। और ये जो डंठल दिखाई दे रहा है, ये पुतंतु है। परागकोश और पुतंतु मिलकर के बनाते हैं पुंकेसर। और एक पुष्प में जब एक से अधिक पुंकेसर होते हैं, तो एक से अधिक पुंकेसर के समूह को हम कहते हैं पुमंग, और अंग्रेजी में कहते हैं एंड्रोसियम। ठीक है। अब इसमें हम क्या देखते हैं, ये जो परागकोश है, परागकोश में परागकण भरे होते हैं। और ये परागकण परिपक्व होने के बाद में निकलते हैं और निकल करके जाते हैं वर्तिकाग्र पर, और वर्तिकाग्र के साथ में ये परागण करते हैं और फिर इनका निषेचन होता है। तो ये हो गया पुंकेसर। अब हम देखते हैं स्त्री केसर। ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये संरचना स्त्री केसर की संरचना है। खास करके इसमें तीन संरचनाएं हैं, एक ये संरचना, एक ये तंतु वाली, और ये अग्रभाग। इसको हम अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे ये जो ऊंचे की संरचना दिखाई दे रही है, इस संरचना को हम क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र। अंग्रेजी में इसको कहते हैं स्टिग्मा। ये जो स्टिग्मा है, ये सबसे ऊंचे का भाग होता है, ये नली होती है। इस नली के ऊपर की ये संरचना ही वर्तिकाग्र कहलाती है। अंग्रेजी में हम इसको कहते हैं स्टिग्मा। और इसके बाद में ये जो लंबी सी नली दिखाई दे रही है, इस नलिका को हम कहते हैं वर्तिका। और वर्तिका को इंग्लिश में कहते हैं स्टाइल। और इसके ठीक नीचे की जो संरचना है, ये संरचना ही बाद में निषेचन के परिणाम स्वरूप फल में बदल जाती है। इस संरचना को हम कहते हैं अंडाशय। अंग्रेजी में इसको कहते हैं ओवरी। जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया था कि परागकोश और पुतंतु मिलकर पुंकेसर बनाते हैं और पुंकेसर के समूह को पुमंग कहते हैं, ठीक वैसे ही अगर हम देखें इस संरचना में जो स्त्री भाग है, स्त्री भाग में तीन खंड होते हैं, एक वर्तिकाग्र, दूसरा वर्तिका और तीसरा अंडाशय। वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय ये जो है, ये आपस में मिल करके और बनाते हैं स्त्री केसर, जिसको हम पेस्टिल कहते हैं। और ये स्त्री केसर के समूह को हम जायांग कहते हैं, जिसको हम गायनेसियम कहते हैं। एक पुष्प में जो उभयलिंगी है, उसमें एक साथ में स्त्री केसर पुंकेसर दोनों पाए जाते हैं। और जब स्त्री केसर अलग पुष्प में, पुंकेसर अलग पुष्प में पाए जाते हैं,
तो उन पुष्पों को हम कहते हैं एक लिंगी, और इस पुष्प को हम कहेंगे उभयलिंगी। जैसे गुड़हल का पुष्प जो होता है वो होता है उभय लिंगी। जिन पुष्पों में स्त्री केसर पुंकेसर एक साथ पाए जाते हैं उन पुष्पों को हम उभय लिंगी कहते हैं। पुष्पों की अनेक संरचनाएं हैं, पुष्पों के अनेक प्रकार हैं, पुष्पों की अनेक वैरायटी है। सभी प्रकार के पुष्पों की संरचना अलग अलग है और उसमें पुंकेसर और स्त्री केसर की उपस्थिति भी अलग अलग है। हम सभी पुष्पों को बारी बारी से पढ़ेंगे, लेकिन खासकर उभयलिंगी पुष्प के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो पुष्प है, पुष्प में जो संरचनाएं मैंने दो प्रकार की आपको बताई हैं। जैसे वर्तिका है, वर्तिकाग्र है, अंडाशय है, ये तीनों मिला करके बनाते हैं स्त्री केसर। यहाँ समझिए, ये जो मैंने आपको पुंकेसर बताया, पुंकेसर के अलावा ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये एक लंबी संरचना है जो सीधे आकर के पुष्पासन से जुड़ी हुई है। तो यह सबसे नीचे की ये जो लोटे जैसी संरचना दिखाई दे रही है, इस संरचना को हम क्या कहते हैं? ये अंडाशय है, ओवरी है, इसी में बीजांड भरे रहते हैं। अब इसके बाद में ठीक इसके ऊंचे की ये जो लंबी नली जैसी संरचना है, इस संरचना को हम क्या कहते हैं? वर्तिका कहते हैं। वर्तिका एक लंबी बत्ती के समान संरचना होती है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? वर्तिका कहते हैं। और ठीक वर्तिका के अग्रभाग को वर्तिकाग्र कहते हैं। शब्द से ही आपको पता चल रहा है। स्टिग्मा सबसे ऊंचे पाया जाता है और इस पर छोटे छोटे रुएं जैसी संरचना होती है। ये जो परागकण है यहाँ से जब निकलते हैं आकर के इसी में चिपक जाते हैं और इसके बाद में इसी के माध्यम से ये अंडाशय में पहुंच जाते हैं, निषेचन करते हैं, फिर भ्रूण बनता है और उसके बाद में फल की संरचना में वो बदल जाता है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया है कि जो उभयलिंगी पुष्प होते हैं, उभयलिंगी पुष्प में स्त्री केसर पुंकेसर दोनों एक साथ में पाए जाते हैं। आप स्त्री केसर और पुंकेसर तो जान गए होंगे, लेकिन कंफ्यूजन आपका पुमंग और पुंकेसर में होता है। पुमंग और पुंकेसर कुछ नहीं है, पुंकेसर के समूह को पुमंग कहते हैं। पुंकेसर का जो समूह होता है वही एंड्रोसियम कहलाता है। परागकोश जो होता है इसमें परागकण भरे होते हैं और परागकण जब परिपक्व हो जाते हैं तो परागकण बाहर निकलते हैं और वही जाकर के वर्तिकाग्र से मिलते हैं, चिपक जाते हैं और नलिका के माध्यम से वो सीधे अंडाशय में पहुंच जाते हैं। फिर मैंने आपको पुतंतु बताया है, लंबी नली जैसी संरचना पुतंतु कहलाती है। अंग्रेजी में फिलामेंट कहते हैं। दल यानी जो पंखुड़ियां होती हैं, पंखुड़ियों को दल कहते हैं। एक पुष्प में एक से अधिक पंखुड़ियां होती हैं तो उसे हम दलपुंज कहते हैं। दल को हम पेटल कहते हैं और दलपुंज को हम कोरोला कहते हैं। ठीक ऐसे ही बाह्यदल, बाह्यदल मैंने आपको बताया है, जैसे कोई पुष्प होता है, जिस पुष्प की डंठल को आप पकड़ते हो, ठीक उसके ऊंचे हरे हरे रंग की संरचना होती है। ये जो आपका बाह्यदल है, ये बाह्यदल जब ये पुष्प खिला नहीं रहता है तो ये बाह्यदल पुष्प को चारों तरफ से ढके रहता है और ढक करके सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे जैसे वो कली खिलने लगती है, ये जो आपका बाह्यदल है ये बाहर की ओर खुल करके और नीचे चला जाता है और पुष्प आपको खिला हुआ दिखाई दे जाता है। अब मैं आपको बताऊं, ये जो दल है, दलपुंज है, ये दलपुंज विभिन्न प्रकार के कलर के होते हैं, विभिन्न रंगों के होते हैं। तो इनका रंग विभिन्न प्रकार से क्यों होता है या रंगों का क्या महत्व है? खास करके आपने देखा होगा कि रात्रि में जो पुष्प खिलते हैं उनकी गंध बहुत ज्यादा होती है, यानी उनमें सुगंध बहुत अधिक होती है। तो रात्रि में कीड़े जो होते हैं, कीट पतंगे, भौरे और जो भी छोटे छोटे कीड़े होते हैं, वो सुगंध के माध्यम से पुष्प की तरफ आकर्षित होते हैं और वह निषेचन का एक माध्यम बनते हैं। वो आकर के और अपने पैरों में या पंखों में, अपने शरीर में जो परागकोश से निकले हुए परागकण होते हैं चिपका लेते हैं। उसके बाद में जब वो बैठते हैं कहाँ पर? वर्तिकाग्र पर, तो वहां पर उसे छोड़ देते हैं। इस प्रकार से होता है परागण और परागण के बाद होता है निषेचन। तो रात्रि में जो पुष्प खिलते हैं इसमें सुगंध अधिक होती है, सुगंध के माध्यम से पुष्प की तरफ कीट पतंगे आकर्षित होते हैं और निषेचन करवाते हैं। लेकिन दिन में जो खिलने वाले पुष्प हैं आपने देखा होगा बहुत रंगीन होते हैं। ये रंगीन इसलिए होते हैं क्योंकि दिन में जो ये कीड़े मकोड़े होते हैं पुष्पों के रंगों के माध्यम से अट्रैक्ट होते हैं और पुष्प की तरफ आते हैं। जो ये पंखुड़ियां होती हैं, दल होते हैं, दलपुंज होते हैं, इनके कलर से वो कीड़े मकोड़े अट्रैक्ट होते हैं और इनके तरफ आते हैं और फिर इनके परागकोश पर बैठते हैं और यहाँ से निकले हुए परागकण को अपने पैर पर और शरीर में, पंखों में चिपका करके और वर्तिकाग्र पर पहुंचा देते हैं, फिर निषेचन होता है। तो ये जो पुष्प है, पुष्प का महत्व क्या है? पुष्प ही निषेचन के बाद, परागण के बाद फल में बदल जाता है और जो ये पत्तियां होती हैं, खास करके जो बाह्यदल होता है, दल होता है, ये सब नीचे गिर जाता है और सीधा पुष्पासन के ऊपर एक
फल की संरचना आपको देखने को मिल जाती है। तो इसमें यदि हम देखा जाए कि पौधों में पुष्पों का क्या महत्व है, तो पौधों में पुष्प सिर्फ और सिर्फ जो निषेचन है उस निषेचन को करने में सहायक होते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी इस वीडियो में लेकर के आए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।